दोस्तों, क्या हुआ जब एसपी साहब ट्रक ड्राइवर बनकर नाके पर पहुंचे, जहां पुलिस वालों ने उनसे कहा, या तो चालान भर दो या हमें पैसे दे दो। लेकिन फिर एसपी साहब ने जो किया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, इस सच्ची घटना के सबूत मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा। लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले, जिसका कमेंट सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा लाइक्स वाला होगा, उसे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर एक सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश यादव बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी गीता और उनका 8 साल का बेटा आर्यन था। रमेश ट्रक ड्राइवर का काम करते थे और अपने मालिक का ट्रक चलाकर जो भी सप्लाई करके मजदूरी मिलती थी, उसी से उनका घर परिवार चलता था। रमेश जी ट्रक चलाने में इतने व्यस्त रहते थे कि कभी कभी 15 से 20 दिन तक घर नहीं आ पाते थे, जिसका आर्यन को बेसब्री से इंतजार रहता था। वह अपने पापा से बेहद प्यार करता था, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद रमेश जी ने आर्यन को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। चाहे उन्होंने खुद पुराने कपड़े पहने हों, लेकिन हर त्योहार पर वे आर्यन को नए कपड़े जरूर दिलाते थे। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे। रमेश जी की इच्छा थी कि आर्यन बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे और एक बड़ा सरकारी अफसर बने। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वे दिन रात मेहनत करके ट्रक चलाते थे। लेकिन किसने सोचा था कि उनकी सुख शांति से चल रही इस जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है, जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। एक समय की बात है, जब रमेश यादव अपने मालिक का ट्रक लेकर माल सप्लाई करने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। उस दिन हाईवे पर सख्त चेकिंग चल रही थी। पुलिस वाले एक एक गाड़ी को रोककर चालान वसूल रहे थे। तभी किसी ने रमेश से कहा, आगे पुलिस खड़ी चेकिंग कर रही है, हो सके तो यहीं से गाड़ी घुमा लो। लेकिन रमेश आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोले, मेरे पास गाड़ी के पूरे कागजात हैं और लाइसेंस भी है, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। थोड़ी देर बाद जब रमेश के ट्रक की बारी आई, तो एक पुलिस वाले ने रोकते हुए पूछा, कहां जा रहे हो? रमेश ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, मैं मालिक का माल नजदीकी शहर पहुंचाने जा रहा हूं। मैं ट्रक ड्राइवर का काम करता हूं। पुलिस वाले ने कागजात दिखाने को कहा। रमेश ने तुरंत पूरे कागजात पेश कर दिए। इसके बाद पुलिस वाले ने लाइसेंस मांगा, तो रमेश ने वह भी बिना झिझक दिखा दिया। अब पुलिस वाले समझ चुके थे कि रमेश के पास सभी दस्तावेज पूरे और सही हैं। वह कानूनी रूप से सभी शर्तें पूरी कर रहा था। लेकिन अगर उनका लंबा चालान काटना है, तो कुछ न कुछ वजह तो बनानी पड़ेगी। तब उन पुलिस वालों ने रमेश यादव से कागजी तौर पर ऐसी चीज मांग ली जो उनके पास थी ही नहीं। पुलिस वाले ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम्हारे पास उस दूसरे शहर में माल ले जाने की परमिशन है? अगर तुम्हें इस माल को शहर में ले जाना है, तो पहले परमिशन लानी पड़ेगी। रमेश हैरान रह गए और विनम्रता से बोले, साहब, हम जब भी माल लेकर दूसरे शहर जाते हैं तो केवल गाड़ी के कागजात ही साथ रखते हैं। आज तक ऐसी किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। आप किस बात की परमिशन मांग रहे हैं? यह सुनकर पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। उसने रमेश को ट्रक से नीचे उतारा और कॉलर पकड़कर कहा, अब तू पुलिस वाले को सिखाएगा कि नियम और कायदे क्या होते हैं, अनपढ़ आदमी। अगर इस गाड़ी को आगे ले जाना है तो या तो चालान भर दे या हमारी जेब गर्म कर दे। फिर पुलिस वाले ने चालान की रकम बताते हुए कहा, वैसे तो चालान के 5,000 लगेंगे, लेकिन अगर अभी हमें 2,000 दे दें तो हम तुझे आगे जाने देंगे। रमेश घबरा गए। वे एक गरीब इंसान थे और पुलिस वालों से झगड़ा नहीं करना चाहते थे। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन उन पुलिस वालों ने जानबूझकर ऐसी परिस्थिति बना दी थी कि रमेश के पास कोई और चारा नहीं था, और न ही वे रिश्वत देना चाहते थे। रमेश यादव एक ईमानदार व्यक्ति थे, जो अपने नियमों और उसूलों के पक्के थे। उन्होंने दृढ़ता से पुलिस वालों से कहा, आप जो कर रहे हैं वह सरासर गलत है। मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूं और बहुत सारे ईमानदार पुलिस वालों को जानता हूं, लेकिन आप लोग तो रिश्वतखोरी पर उतर आए हैं। यह सुनकर एक पुलिस वाले का गुस्सा और बढ़ गया। उसने रमेश का कॉलर पकड़कर उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया और हवलदार से कहा, इसका ट्रक जब्त करो
और तब तक वापस मत करना जब तक यह 2000 रुपये लेकर ना आए। रमेश का ट्रक जब्त कर लिया गया। वह बेहद परेशान हो गए क्योंकि ट्रक में मालिक का माल भरा हुआ था और उन्हें रोजाना के हिसाब से पैसे मिलते थे। अगर वह सही समय पर दूसरे शहर में माल नहीं पहुंचाते तो उनके ऊपर चोरी का आरोप भी लग सकता था। थोड़ी देर बाद मालिक का फोन आया। वह गुस्से में बोला, रमेश, अगर आज मेरा ट्रक किसी भी तरह से दूसरे शहर नहीं पहुंचा तो जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई तुझे खुद करनी पड़ेगी। अब रमेश के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। एक तरफ पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया था और दूसरी तरफ मालिक का सख्त अल्टीमेटम मिल चुका था। वह चिंता से परेशान हो गए। उनके पास केवल 2 दिन का समय था, नहीं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। रमेश पैदल पैदल अपने घर पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। घर पहुंचकर उन्होंने अपने सबसे अच्छे मित्र दीपक को इस पूरी घटना के बारे में बताया। लेकिन रमेश ने इस पूरी बात को अपने परिवार से छुपाकर रखा था क्योंकि वह अपने घरवालों को टेंशन नहीं देना चाहते थे। उस रात रमेश बहुत उदास थे। उनकी उदासी को देखकर परिवार वाले भी चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। अगले दिन रमेश किसी भी तरह 2000 रुपये का इंतजाम करना चाहते थे ताकि ट्रक छुड़ाकर मालिक का माल समय पर पहुंचा सकें। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। जब उनकी पत्नी सीमा रमेश को उठाने गई तो वह बिल्कुल नहीं उठे। उन्होंने बहुत कोशिश की, आवाजें दीं, लेकिन रमेश की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। घबराकर घरवालों ने पास के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद दुख भरी खबर सुनाई, रमेश की तो मृत्यु हो चुकी है। यह सुनते ही पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी पत्नी सीमा और 8 साल का बेटा आर्यन जोर जोर से बिलख कर रोने लगे। मात्र 8 वर्ष की उम्र में आर्यन के सिर से पिता का साया उठ गया था। घर में मातम का माहौल था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि रमेश की मौत आखिर कैसे हुई, लेकिन सभी को एहसास था कि इसकी वजह वही चिंता थी जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। रात भर उनकी बेचैनी और परेशानी को घरवालों ने देखा था, लेकिन कारण कोई नहीं समझ पाया था। रमेश की मृत्यु के 12वें दिन उनका सबसे अच्छा दोस्त दीपक उनके घर आया और सारी सच्चाई बताई। आखिर किस प्रकार एक रिश्वतखोर दरोगा ने रमेश का ट्रक जबरदस्ती रोक लिया था, जिसमें सेठ जी का लाखों का माल भरा हुआ था। दरोगा ने रिश्वत के तौर पर 2000 रुपये की मांग की थी, लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। उनके पास गाड़ी के सभी कागज और लाइसेंस सही थे। फिर भी दरोगा ने उनसे ऐसी परमिशन मांगी जो वास्तव में जरूरी नहीं थी। जब रमेश ने समझाने की कोशिश की कि उन्हें पहले कभी इस तरह की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो दरोगा को गुस्सा आ गया। उसने रमेश को अपमानित करते हुए उनका ट्रक जब्त कर लिया। उधर सेठ जी का सख्त आदेश था कि अगर माल समय पर नहीं पहुंचा तो हुए नुकसान की भरपाई रमेश को करनी होगी। लाखों रुपये के नुकसान की चिंता और रिश्वतखोर दरोगा के अत्याचार ने रमेश को अंदर से तोड़ दिया। वह पैदल ही अपने घर लौटे, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी को परिवार से छिपाकर रखा क्योंकि वे उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। रात भर वह बेचैनी में करवटें बदलते रहे। चिंता और अपमान का बोझ उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। अगली सुबह जब उनकी पत्नी सीमा उन्हें उठाने गईं तो वे नहीं उठे। घबराकर परिवार ने डॉक्टर को बुलाया, जिसने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 8 साल के वैभव ने अपने पिता की लाश देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वह बार बार पूछ रहा था, मां, पापा को क्या हो गया? लेकिन सीमा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उनकी मृत्यु के 12वें दिन उनके सबसे करीबी मित्र ने घर आकर पूरी सच्चाई बताई। कैसे एक रिश्वतखोर दरोगा ने उनका ट्रक जब्त कर लिया, कैसे उसने 2000 रुपये की मांग की और कैसे रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। ये सुनते ही सीमा और परिवार के बाकी सदस्य स्तब्ध रह गए। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में गुस्सा भी था। वह बार बार यही कह रही थीं, आखिर इंसानियत के नाम पर कोई इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकता है? क्या आज के जमाने में इंसानियत मर चुकी है? मात्र 2000 रुपये के लिए एक गरीब का ट्रक जब्त कर लेना, सारे कागजात होने के बावजूद जबरदस्ती ऐसी कार्यवाही करना, यह बहुत ही शर्मनाक था।
8 साल अपने पिता की मृत्यु का असली कारण समझ लिया था। वह जान चुका था कि यह दुनिया मतलबी है और पुलिस वाले भी अच्छे नहीं होते। वे केवल गरीबों के साथ ही अन्याय करते हैं और अमीरों की तलवे चाटते हैं। आज अगर मैं एक बड़ा पुलिस अफसर होता तो मैं अपने पिता की मदद कर सकता था। जिस दिन रमेश की मृत्यु हुई, उसी दिन विकास ने अपनी मां के सामने प्रण लिया। मां, मैं बड़ा होकर जरूर एक पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा और उन लोगों की मदद करूंगा जिन्हें कोई नहीं समझता, जिनके साथ रिश्वतखोर दरोगा अत्याचार करते हैं। सीमा ने बेटे को आशीर्वाद दिया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा की आत्मा को सबसे ज्यादा शांति तभी मिलेगी जब तू अपने सपनों को पूरा करेगा और इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। 8 साल का विकास उसी दिन से अपने सपनों को पूरा करने की लड़ाई में जुट गया। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। रमेश की मृत्यु के बाद घर का मुखिया भी चला गया था और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सीमा ने अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लीं। उन्होंने दूसरों के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछा लगाने का काम करना शुरू किया। महीने में मुश्किल से 6,000 रुपए कमा पाती थीं, लेकिन उसी से वह अपने बेटे विकास का पालन पोषण कर रही थीं। अब मां बेटे दोनों अपनी जिंदगी जैसे तैसे जी रहे थे। पुलिस वालों के खिलाफ आवाज उठाने की उनके अंदर न तो क्षमता थी और न ही इतना पैसा था कि वे न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। उन्होंने इसे अपना भाग्य मान लिया और सीमा ने मेहनत मजदूरी करके विकास को पढ़ाने लिखाने का प्रण ले लिया, क्योंकि सीमा जानती थीं कि जिंदगी में अगर विकास ने कुछ बड़ा करके दिखा दिया तो उसके पिता का सपना पूरा होगा और उनके कातिलों को सजा भी मिल पाएगी। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करतीं, हे भगवान, मेरे बेटे को इतनी ताकत देना कि वह अपने पिता के हत्यारों को इंसाफ के कटघरे तक पहुंचा सके। विकास ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा और हर हाल में अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। 12वीं कक्षा तक उसने अपने छोटे शहर में पढ़ाई पूरी की और हर कक्षा में अव्वल रहा। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सभी उसे सराहते थे। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना था, क्योंकि वहीं पर यूपीएससी की तैयारी करके वह बड़ा अधिकारी बन सकता था। उसके सपनों को पंख लगने वाले थे, लेकिन तभी सबसे बड़ी समस्या आ गई, पैसों की। सीमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे को दिल्ली के बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ा सकें। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी को छिपाते हुए बेटे से कहा, बेटा, तेरी मां तुझे दिल्ली नहीं भेज पाएगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। विकास ने अपनी मां का हाथ थाम कर दिलासा दिया, मां, तू चिंता मत कर। मैं कुछ न कुछ करके वहां पर पैसों की व्यवस्था कर लूंगा। मैं छोटा मोटा काम करूंगा और साथ में पढ़ाई भी करूंगा। मुझे बस तेरा आशीर्वाद चाहिए। सीमा ने बेटे को गले लगा लिया और आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा आज जिंदा होते तो वह भी यही चाहते कि तू अपने सपनों को पूरा करे। जा, भगवान तेरा साथ देंगे। अपनी मां को विश्वास दिलाकर उस रात विकास दिल्ली के लिए रवाना हो गया। उसके पास केवल कुछ कपड़े, किताबें और मां का आशीर्वाद था, लेकिन उसके इरादे बुलंद थे। वह जानता था कि अगर उसे अपने पिता की आत्मा को शांति दिलानी है और उनके हथियारों को सजा दिलवानी है तो उसे हर हाल में बड़ा अफसर बनना होगा। जब विकास दिल्ली पहुंचा तो वहां के हालात देखकर उसका मन विचलित हो गया। चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़-भाड़ वाले बाजार और अनगिनत कोचिंग संस्थान थे। सैकड़ों की संख्या में यूपीएससी की कोचिंग सेंटर थे, लेकिन हर जगह मोटी फीस की मांग की जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में गरीब लोगों के लिए एजुकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। विकास ने एक के बाद एक कई कोचिंग सेंटर में जाकर स्कॉलरशिप के लिए गुहार लगाई। उसने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया, अपनी मेहनत और लगन की कहानी सुनाई, लेकिन हर जगह से उसे मायूसी ही हाथ लगी। सभी कोचिंग संचालक पैसों के भूखे थे और किसी ने भी उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। थका हारा विकास दिन भर कोचिंग सेंटर के चक्कर लगाने के बाद एक फुटपाथ के कोने में बैठकर रोने लगा। उसे अपनी मां की याद आ रही थी और वह सोच रहा था कि कैसे वह उससे के वादे को पूरा करेगा। उसी वक्त वहां से आर्यन वर्मा नाम के व्यक्ति का गुजरना हुआ। आर्यन एक ईमानदार अधिकारी थे।
और एक एनजीओ के संस्थापक भी थे जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते थे। उन्होंने विकास को फुटपाथ पर बैठे हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। आर्यन ने पास आकर पूछा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? विकास ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपनी मां को यह वचन देकर आया हूं कि एक बड़ा अधिकारी बनकर ही दिल्ली से लौटूंगा, लेकिन यहां तो बिना पैसों के पढ़ाई करना नामुमकिन है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन बड़े कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले सकूं। आर्यन ने बड़े ही स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हौसला रखो। दुनिया में नेक लोग भी हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम मेरे एनजीओ में पढ़ाई करना चाहोगे? वहां यूपीएसएससी की तैयारी करने वाले कई होनहार बच्चे पढ़ते हैं और वहां कोई फीस भी नहीं ली जाती। विकास की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने चौंकते हुए पूछा, सच में सर? क्या वहां वाकई में अच्छी तैयारी हो जाएगी? आर्यन मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, हमारे यहां सबसे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज में अच्छे और ईमानदार अधिकारी तैयार करना है। विकास की आंखों में आंसू फिर से आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर, आपने आज मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा, एहसान की बात मत करो बेटा, तुम बस मेहनत करो और अपने सपनों को सच कर दिखाओ। तुम्हारी सफलता ही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगी। उस दिन से विकास की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब उसे न केवल पढ़ाई करने का मौका मिला था, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक का साथ भी मिल गया था। उसके मन में एक नया जोश और उत्साह भर गया था। उसने ठान लिया था कि वह अपनी मां और पिता का सपना पूरा करके ही रहेगा। आर्यन वर्मा विकास को अपने एनजीओ ले गए और कागजी कार्यवाही पूरी करके उसका एडमिशन करवा दिया। उन्होंने उसे एनजीओ में एक कमरा भी दिया ताकि वह मन लगाकर पढ़ाई कर सके। वहां पर गरीब और अनाथ बच्चों के लिए खाने पीने का भी पूरा इंतजाम था। अब विकास के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने इस मौके को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर माना और अपने इरादों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने की ठान ली। आर्यन वर्मा ने उसकी हर संभव मदद की और उसे प्रेरित करते रहे। विकास पूरी लगन और ईमानदारी से पढ़ाई में जुट गया, लेकिन उसके रास्ते में कई कठिनाइयां भी आईं। उसी एनजीओ में पढ़ने वाली सरोज नाम की एक लड़की थी जो क्लास में विकास की एकाग्रता और मेहनत को देखती थी। धीरे धीरे उसका दिल विकास पर आ गया। कुछ महीनों बाद उसने अपने दिल की बात विकास से कह दी और उसे प्रपोज कर दिया। लेकिन विकास के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाना और बड़ा अधिकारी बनना। उसे प्यार मोहब्बत जैसी चीजों में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसके इरादे मजबूत थे और उसकी जिम्मेदारियां उससे भी बड़ी थीं। विकास ने सरोज से विनम्रता से कहा, सरोज, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं और एक नारी होने के नाते मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। लेकिन विकास ने सरोज से गंभीर स्वर में कहा, सरोज, मेरी जिंदगी कुछ और है। ना तो तुम उसे समझ पाओगी और ना ही मेरे साथ चल पाओगी। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है और अपने लक्ष्य को पाए बिना मैं न इधर देख सकता हूं न उधर। मेरा हर कदम सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई की ओर है। मुझे अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलानी है और अपनी मां का सपना पूरा करना है। यह सुनकर सरोज की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने विकास के इरादों की गहराई को समझा। वह जान गई कि विकास का सपना उससे कहीं बड़ा और महत्वपूर्ण है। उसने ठान लिया कि वह उसके सपनों में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि उसका हौसला बढ़ाएगी। सरोज ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लक्ष्य का सम्मान करस। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हें कभी भी इस राह से भटकने नहीं दूंगी। इसके मैं अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिए। वह हर हाल में यूपीएसएससी की परीक्षा पास करना चाहता था और अपनी मां से किया वचन पूरा करना चाहता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाना और एसपी बनकर कानून की ताकत से गरीबों को न्याय दिलाना। जब यूपीएसएससी की परीक्षा का दिन आया तो विकास ने पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। कहते हैं, अगर इरादे मजबूत हों तो गरीबी की जंजीरें इंसान को रोक नहीं सकती। पैसे की कमी भले ही हो,
लेकिन ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। विकास ने पूरे देश में टॉप रैंक हासिल की। उसके अंकों के आधार पर उसे एएसपी पुलिस अधीक्षक का पद मिला। जब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उसने अपनी संघर्षों भरी जिंदगी के अनुभवों को आत्मविश्वास से साझा किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे गरीबी और अन्याय ने उसे मजबूत बनाया और कैसे वह एक ईमानदार और काबिल अधिकारी बनकर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। इंटरव्यू में एएसपी के पद के लिए विकास का चयन हो गया। अब उसके पास एक शानदार गाड़ी थी, एक बड़ा बंगला था और ताकतवर पावर थी। जब सीमा को इस खुशखबरी का पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने याद किया कि किस तरह उसने बचपन से लेकर आज तक दूसरों के घर में काम करके विकास को पढ़ाया था। उस समय वे बेहद गरीब थे, लेकिन आज विकास ने उन्हें जो खुशखबरी दी थी वह वाकई में बहुत शानदार थी। विकास ने अपनी मां सीमा से कहा, मां, मैंने जो वादा किया था उसे पूरा किया। अब मैं एक एसपी बन चुका हूं। अब तुम्हें दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं कि हम पहले कमजोर थे, लेकिन अब हमारे पास ताकत है। जिन लोगों ने पिताजी के साथ गलत किया था, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। कुछ देर अपनी मां से बात करने के बाद विकास अपनी ड्यूटी पर पदस्थ हुआ। जैसे ही विकास ने अपना कार्यभार संभाला, उस क्षेत्र में कई अपराधों में कमी आ गई। गुंडे, मवाली विकास का नाम सुनकर कांपने लगते थे, क्योंकि वह एक बहुत ही दमदार पुलिस अधिकारी था। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा यही चलता रहता था कि आखिरकार अपने पिता के हत्यारों को वह कैसे पकड़ सकेगा। तभी एक दिन एक ट्रक ड्राइवर रोता हुआ एएसपी साहब के पास आया और बोला, साहब, मुझे बचा लो, मेरा परिवार मर जाएगा। मैं कुछ गलत कदम उठा लूंगा अगर आपने मेरी मदद नहीं की। विकास ने उसे शांति से पूछा, तुम्हें मेरी मदद किस तरह चाहिए? ट्रक ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, मैं रोजाना की तरह माल लेकर अपना ट्रक चलाकर दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में कुछ पुलिस वाले मिले और मेरे सभी कागज पूरे होने के बावजूद वे मुझसे पैसे मांग रहे थे। जबरदस्ती मेरा चालान काटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे 2 दिन का समय दिया है कि अगर 2 दिन में 5,000 जमा करा दिए तो हम तुम्हारा ट्रक वापस लौटा देंगे, वरना इसे भूल जाना। इतनी बात सुनकर विकास जी के पुराने जख्मों को और नमक लग गया। वे तिलमिला उठे, क्योंकि यही घटना उनके पिता के साथ भी हुई थी। वह जान चुके थे कि अभी भी वह पुलिस वाले ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं। अब उन्हें सबक सिखाना ही होगा। अब कुछ बड़ा काम करके दिखाना ही होगा। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यही एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की पहचान है। जिन ट्रक ड्राइवरों के साथ हर रोज इस तरह का अन्याय हो रहा था, उन ट्रक ड्राइवरों को इंसाफ दिलाने के लिए एएसपी साहब खुद एक ट्रक ड्राइवर बन गए। उन्होंने नीचे सफेद धोती पहनी, ऊपर एक कुर्ता पहना, पगड़ी लगाई और मूंछें बड़ी बड़ी लगाकर वह एक ट्रक ड्राइवर बन गए। उन्होंने अपने औहदे के मान सम्मान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। वे हर हाल में गरीब को न्याय दिलाना चाहते थे और अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रक की व्यवस्था करी और उसी मार्ग पर निकल पड़े जहां पुलिस वाले खड़े रहते थे। वे ट्रक चलाकर ट्रक में माल भरकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। 1 से 2 किलोमीटर बाद कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोका और कहा, तुम कहां जा रहे हो? ट्रक में क्या भरा हुआ है? तब एएसपी साहब ने नाटक करते हुए कहा, सर जी, मैं तो रोजाना इस मार्ग से जाता हूं। सेठ जी का माल लेकर मुझे दूसरे शहर में जाना है। तब पुलिस वालों ने उन्हें ट्रक के कागज दिखाने को कहा तो एएसपी साहब ने तुरंत ट्रक के कागज दिखा दिए। अब एएसपी साहब को कहा गया, तुम्हारा लाइसेंस बताओ, लेकिन वे तो भेष बदलकर आए थे, उनके पास लाइसेंस नहीं था। तो विकास ने कहा, मेरे पास तो कोई लाइसेंस नहीं है। ये सुनकर वह पुलिस वाला बहुत गुस्से में आ गया और एसपी साहब को नीचे उतरने के लिए कहा। उसने विकास की कॉलर पकड़ ली। उन पुलिस वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे कितना बड़ा पंगा ले रहे थे, क्योंकि वे एसपी साहब को एक सामान्य ट्रक ड्राइवर समझ रहे थे। कॉलर पकड़कर उसने कहा, अगर नियम कायदों का पालन करना नहीं आता तो ट्रक लेकर निकलते क्यों हो? तुम्हारा 5,000 का चालान कटेगा। या तो पैसा हमें दे दो या फिर सरकारी चालान कटवा लो, ये तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम पैसा नहीं दोगे, तुम्हारा ट्रक हमारे पास झपत रहेगा। उनकी ये सारी बातें
एएसपी साहब एक छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। वास्तविकता में यह चालान सर गलत था, क्योंकि अगर कोई ट्रक ड्राइवर अपने साथ लाइसेंस नहीं रखता है तो ज्यादा से ज्यादा उसका 700 का चालान कट सकता है। लेकिन वह रिश्वतखोर दरोगा तो 5,000 बता रहा था। यह बात सुनकर एसपी साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, अपने चेहरे पर से मूंछें हटाई और उस रिश्वतखोर दरोगा को जोरदार थप्पड़ मारा और अपना आईडी कार्ड दिखाया। एसपी साहब का नाम देखकर उन दोनों पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पसीने छूटने लगे, उनके हाथ पैर कांप रहे थे। वे समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर एसपी साहब से माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एसपी के रूप में विकास ने कहा, तुम यह गलती आज से नहीं कर रहे हो। आज से तकरीबन 15 साल पहले तुम लोगों ने मेरे पिता के साथ भी ऐसा ही किया था। जबरदस्ती उनसे चालान मांगकर उन्हें परेशान किया था, जिसके बाद उन्हें अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। पता नहीं तुम्हारे कारण कितने ट्रक ड्राइवर परेशान हुए होंगे, कितनों ने मौत को गले लगाया होगा। तुम्हारी मोटी जेब भरने के चक्कर में तुमने कितने परिवार तबाह कर दिए। उन दोनों की कॉलर पकड़कर एएसपी साहब ने उन्हें जेल के अंदर डाला और कोर्ट में वीडियोग्राफी के सबूत से यह सामने आ गया कि सच में वह दोनों पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं और कई सालों से लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तुरंत कोर्ट ने उन्हें सस्पेंड किया और 3 लाख का जुर्माना लगाकर 7 साल की कड़ी सजा सुनाई। वास्तव में यह न्याय की जीत थी, यही ईमानदारी की जीत थी। आज सही मायनों में विकास जी के पिता रमेश जी को मुक्ति मिल पाई थी। इस घटना के बारे में जब उन्होंने सीमा को बताया कि वह अपने पिता के हत्यारों से बदला ले चुका है, तो सीमा का दिल गदगद हो गया। उसे वह शांति मिली जिसका वह बरसों से इंतजार कर रही थी। जिसके बाद एएसपी पद संभालने के पश्चात आखिरकार सरोज का इंतजार भी खत्म हुआ। दरअसल वह तब से ही विकास से शादी करने के सपने देख रही थी। विकास ने उससे कहा था कि जब तक मैं अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर लेता, तुमसे शादी नहीं कर सकता। आज लक्ष्य को पूरा होने के बाद वह आज भी सरोज का इंतजार कर रहा था। विकास ने उसे गले से लगाया और दोनों का सगाई के बाद खुशी से विवाह हो गया। ये कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। तब दोस्तों, ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी। तो आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ी रहें। धन्यवाद। जहां भी रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।